अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इंजीनियर फरहान तनवीर और आप देख रहे हैं मैक्सिमा एजुकेशन मास्टर का यूट्यूब चैनल। आज हमारा केमिस्ट्री के 9th क्लास के लेक्चर्स की सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम केमिस्ट्री की ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप रिकॉल कर सकें तो लेक्चर नंबर 1 में हमने केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा और केमिस्ट्री के अलावा हमने मैटर को बड़े डिटेल में डिस्कस करा था अलॉन्ग विद दी स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें हमने बहुत सारी स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा अदर देन जो हमारे पास नॉर्मल स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। तो उसके अलावा भी हमने बहुत सारी टाइप्स देखी थी मैटर की। तो आज का खैर हमारा जो लेक्चर है वो फोकस करता है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पर और टाइम जाए के बगैर हम अपने टॉपिक पर मूव करते हैं। देखिए, केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, लेकिन हमारे करिकुलम के अंदर हमें केमिस्ट्री की 10 ब्रांचेस के बारे में क्या करना है, पढ़ना है डिटेल में। तो हम उन्हीं 10 ब्रांचेस से अपने आप को क्या करेंगे, लिमिट करेंगे और उन्हीं तक महदूद रहेंगे। ये 10 ब्रांचेस केमिस्ट्री की जो हमारे पास अवेलेबल हैं, ये फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इन्वायरमेंटल, ग्रीन केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, क्वांटम केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री और मेडिसिनल केमिस्ट्री है। तो वन बाय वन हमने इनको डिटेल में डिस्कस करना है। ये बहुत ही फंडामेंटल और कोर कॉन्सेप्ट है। अगर आपने इनको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा और आप अपने नोट्स खुद भी बना सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। देखिए, अपने नाम से ही जाहिर है, फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो बेसिकली कह लो कि कॉम्बिनेशन है फिजिक्स का और केमिस्ट्री का। ठीक है, नॉर्मली हमारी जो स्टार्टिंग होती है केमिस्ट्री को पढ़ने की वो फिजिकल केमिस्ट्री से ही होती है। या आप यूँ समझ लीजिए कि 9th क्लास के अंदर आप तकरीबन जितनी भी केमिस्ट्री पढ़ोगे वो सारी केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री ही है। इसी तरीके से जब आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो वहाँ पर भी जो आपकी बुक 1 है, यानी कि फर्स्ट ईयर की जो केमिस्ट्री है वो सारी फिजिकल केमिस्ट्री से डील करती है। तो होती क्या है फिजिकल केमिस्ट्री, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, हम ये बात जानते हैं कि सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, वाटर बनाती है, कभी कभार हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बनाती है, डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन। तो बजाय ये कि आप ये पढ़ें कि किसने किससे रिएक्शन करके क्या पैदा करा, आप इसके बारे में जब पढ़ना शुरू हो जाएं कि सोडियम ने क्लोरीन से रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड ही क्यों प्रोड्यूस किया, कोई और चीज़ क्यों नहीं प्रोड्यूस करी, या हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके पानी ही क्यों बनाया, कुछ और क्यों नहीं बनाया। तो जब आप इनके बैकग्राउंड के लॉज के बारे में पढ़ना शुरू हो जाएं, यानी आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो इस बात पर नहीं चल रहा कि रिएक्शन क्या हो रहा है, बल्कि आपका थिंकिंग प्रोसेस इस बारे में चल रहा है कि रिएक्शन ऐसा क्यों हो रहा है, यानी ये रिएक्शन जो अगर हो रहा है तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, यानी पैदा क्या हुआ रिएक्शन के नतीजे में, आपको उससे ज्यादा कंसर्न नहीं है। रादर यू आर मोर इंटरेस्टेड, आपका ज्यादा दिमाग जा रहा है इस बात के ऊपर कि ये रिएक्शन अगर हुआ तो इस रिएक्शन के पीछे लॉजिक क्या है। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलते हैं, नॉर्मली हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाते हैं, जिसको आप बाद में पानी में डिसॉल्व करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन ने रिएक्शन करके हाइड्रोजन क्लोराइड HCl ही क्यों बनाया, HCl2 क्यों नहीं बनाया, HCl3 क्यों नहीं बनाया, तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉ होगा, कोई ना कोई प्रिंसिपल होगा। तो जब आप मॉलिक्यूल से ये पूछना शुरू कर दें कि मॉलिक्यूल A तुमने मॉलिक्यूल B के साथ रिएक्शन करके मॉलिक्यूल AB ही क्यों बनाया, मॉलिक्यूल AB2 क्यों नहीं बनाया, मॉलिक्यूल A2B क्यों नहीं बनाया, कार्बन तुमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड ही क्यों बनाई, तुमने CO9 क्यों नहीं बनाया, कोई रूल है तो वो हमें बताओ। तो तमाम फिजिकल लॉज और तमाम फिजिकल रूल्स के बारे में जब आप पढ़ना शुरू कर देते हो, जो एटम्स के आपस में मिलने के या एटम्स के बिहेवियर के या मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर के पीछे की वजह होते हैं, तो दरअसल आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं। यानी आप ये कह लें कि फिजिकल केमिस्ट्री में आपका दिमाग इस बात पर नहीं जाएगा कि रिएक्शन क्या हुआ है, बल्कि आप ये सोचने लग जाएंगे रिएक्शन क्यों हुआ है, रिएक्शन कितनी रेट के साथ कितनी तेजी से हुआ है, रिएक्शन की रफ्तार इतनी ही क्यों थी, रिएक्शन की रफ्तार कम कैसे कर सकते हैं, बढ़ा कैसे सकते हैं। तो व्हेन यू आर डीलिंग विद द लॉज एंड द प्रिंसिपल्स दैट गवर्न द केमिकल कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो फिर आप डील कर रहे होते हैं किसके साथ, फिजिकल केमिस्ट्री के साथ डील कर रहे होते हैं। यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री
जो फिजिकल लॉज और प्रिंसिपल से डील करती है, जो एटम्स के बिहेवियर के पीछे की वजह होते हैं या जो एटम्स के बिहेवियर को गवर्न कर रहे होते हैं, यानी एटम्स के बिहेवियर को एक तरीके से कह लो कि रूल कर रहे होते हैं, उस पर हुकूमत कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि एटम आपस में मिलकर रिएक्शन करना है तो इस रूल के मुताबिक करना होगा। सेकंड हम आ जाते हैं और वो हमारे पास जो टाइप है दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये जो वर्ड ऑर्गेनिक है, इस वर्ड के मायने बेटा होते हैं लाइफ के, जिंदगी के। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बड़ी लंबी डिस्कशन है, मैं कर लेता हूँ आपके साथ, अच्छा आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा। हम बुक की ट्रेडिशनल डेफिनेशंस के ऊपर नहीं जा रहे, आप अपना होराइजन को ब्रॉड रखिएगा। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक वर्ड के मायने मैंने आपको बताया लाइफ के होते हैं। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड सुन लें। स्टार्टिंग में ऐसा लगता था साइंटिस्ट को कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं दुनिया में जो हमें बेजान चीज़ों से नहीं मिल सकते। मिसाल के तौर से प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स हो गए, ये ऐसे कंपाउंड हैं, और भी बहुत सारे हैं, क्लोरोफिल हो गया, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होती थी, या उनको लगता था कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल हो सकती हैं। तो वो जो पुराने दौर के साइंटिस्ट थे, और ये बात हो रही है ईयर 1828 से पहले की। 1828 में क्या हुआ वो मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो यार 1828 से पहले बेटा ऐसा समझा जाता था कि कुछ दुनिया में ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हमें सिर्फ किसमें से हासिल होंगे, जानदार चीज़ों से हासिल होंगे। तो उन कंपाउंड्स को नाम दे दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इस केमिस्ट्री का नाम रख दिया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑर्गेनिक वर्ड के मायने क्या है, लाइफ के हैं। तो ये केमिस्ट्री का जो डिस्कशन था वो सारा उन कंपाउंड्स के साथ होने लगा जो कंपाउंड्स हमें जानदार चीज़ों से मिलते हैं। प्रॉब्लम एक आ गई, और वो अच्छा एक और बात कि जब आप इन साइंसदानों से उस ज़माने के ये पूछा करते थे कि भाई ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं ये सिर्फ लिविंग बीइंग से क्यों हासिल होते हैं, नॉन लिविंग से क्यों नहीं हासिल हो सकते, तो उनका जवाब ये होता था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक सुपर नेचुरल फोर्स पाई जाती है। अब जब सुपर नेचुरल बोल दिया तो इसका मतलब है इंसान अपनी अकल तो अब लगाएगा ही नहीं, क्योंकि सुपर नेचुरल फोर्स का मतलब होता है बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, बियॉन्ड आवर कॉम्प्रीहेंशन, हमको समझ में ही ना आए जिसके बारे में। एक आसान अल्फाज में कह लो कि टोपी करा दी आपको और बोला कि भाई एक सुपर नेचुरल फोर्स है, तो सुपर नेचुरल फोर्स का नाम रख दिया गया वाइटल फोर्स, और कहा गया भाई चूंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वाइटल फोर्स पाई जाती है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वाइटल फोर्स होती नहीं है, तो इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ हमको जानदार चीज़ों से ही हासिल हो सकते हैं। कुछ अरसे तक तो भाई ये वाला मामला चला। फिर हुआ ये कि ईयर 1828 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिक वूलर, पूरा नाम है फ्रेडरिक वूलर, और बेसिकली ये जर्मन साइंटिस्ट था। इस यंग साइंटिस्ट ने 1828 में एक्सीडेंटली यूरिया प्रिपेयर कर लिया। अब आप बोलेंगे यूरिया प्रिपेयर कर लिया तो क्या तीर मार लिया? भाई यूरिया एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट माना जाता था, और होता भी है यूरिया ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। जो काउ डंग होता है, गाय का गोबर, उसमें से आपको यूरिया मिलता है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, स्टूल वगैरह जो पास करते हैं, तो उसमें यूरिया पाया जाता है, ठीक है ना, यूरिन में यूरिया पाया जाता है। तो भाई यूरिया एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ऑर्गेनिक ही है। अब फ्रेडरिक वूलर ने यूरिया को प्रिपेयर कर दिया मिनरल सॉल्ट से, और मिनरल्स आप लोग अच्छी तरह जानते हैं मादनियात को कहते हैं, और ये जानदार चीज़ों से हासिल नहीं होती, बल्कि मिनरल्स तो हम जानते हैं कि ज़मीन में से हासिल होते हैं। तो मिनरल्स के ज़रिए से फ्रेडरिक वूलर ने यूरिया प्रिपेयर कर लिया। मैं पूरे प्रोसेस में जाना नहीं चाहता, वरना हम बेसिकली हुआ ये था कि अमोनियम सल्फेट का रिएक्शन करवाया उसने पोटाशियम साइनेट के साथ, तो अमोनियम साइनेट बना। अमोनियम साइनेट को उसने बॉयल किया, उसमें रीअरेंजमेंट हुई, यूरिया बन गया। तो मैं उन डिटेल में नहीं जा रहा, बहरहाल इतना बस याद रखिए कि यूरिया को बेजान चीज़ों से प्रिपेयर कर लिया। अब यूरिया को बेजान चीज़ों से प्रिपेयर कर लिया तो सारे साइंटिस्ट तो सड़क पकड़ के बैठ गए, क्योंकि थ्योरी बनाई हुई थी वाइटल फोर्स थ्योरी, और वो क्या कहती थी कि भाई बेजान चीज़ों से तो हम हासिल ही नहीं कर सकते ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो भाई अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन तो चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले तो आपने लोगों को ये वाली बात बोल दी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो कि जानदार चीज़ों से हासिल हो सकते हैं, क्योंकि उनमें सुपर नेचुरल फोर्स, वाइटल फोर्स पाई जाती है। फ्रेडरिक वूलर ने यूरिया प्रिपेयर कर लिया। एक और साइंटिस्ट था, उसका नाम था कॉल्ब,
KOLB, कॉल ने ना एसिटिक एसिड प्रिपेयर कर लिया। अब ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं जो कि ऑर्गेनिक हैं। तो फिर अब ये वाली डेफिनेशन हम दीवार पर मार दें। कौन सी वाली डेफिनेशन के ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो हमें जानदार चीजों से हासिल हो सकते हैं। अब दूसरी डेफिनेशन फिर पता है क्या आई? दूसरी डेफिनेशन फिर मॉडर्न डेफिनेशन बनानी पड़ी और वो मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसा देखा जाता है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, उन सब के अंदर बुनियादी तौर से क्या चीज पाई जाती है? कार्बन। कोई भी दुनिया में बेटा ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है जिसके अंदर कार्बन ना पाया जाए, सब में कार्बन पाया जाता है। यह मैं आपको मॉडर्न डेफिनेशन बता रहा हूँ। तो जितने भी कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, उन सब में मैंने बताया कि क्या चीज पाई जाती है? कार्बन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर से पाया जाता है। और याद रखो कार्बन की बड़ी गहरी दोस्ती है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। यानी अब आप दोनों को अगर कंबाइन कर दें, हम इसको हाइड्रोजन कार्बन अलग अलग बोलने के बजाय क्या कह सकते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कह सकते हैं। कह सकते हैं ना, हाइड्रोकार्बन्स। तो हुआ ये कि लोगों ने कहा कि यार ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड हैं जो कि बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स हैं, लेकिन यानी जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों पाए गए हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। मिसाल के तौर से आपके घरों में आने वाली सुई गैस, जिसके अंदर सबसे ज्यादा क्या चीज पाई जाती है? मीथेन गैस, CH4, और ये हाइड्रोकार्बन है। लेकिन भाई एक बात सुन लो, और वो बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कभी कभी हाइड्रोकार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट भी हो सकता है। यानी कार्बन हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी चीजें पाई जा सकती हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो अगर मैं एग्जाम्पल इसकी दे देता हूँ कि यही CH4 कभी बाद में कन्वर्ट हो सकता है CH3Cl में, यही CH4 बाद में कन्वर्ट हो सकता है CH3OH में। अब अगर आप देखिए तो इसमें हाइड्रोकार्बन के अलावा क्लोरीन भी पाया जा रहा है। अब अगर आप देखिए तो इसमें हाइड्रोकार्बन के अलावा ऑक्सीजन भी पाया जा रहा है। तो अगर आप खाली ये बोलकर चले जाएंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें क्या पाया जाता है? हाइड्रोकार्बन होते हैं खाली, तो ये तो बात गलत हो जाएगी ना। तो इसीलिए अब लेटेस्ट डेफिनेशन बेटा ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन होते हैं या उनके डेरिवेटिव्स होते हैं। क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव कहते हैं चेंज को। किसको कहा जाता है? चेंज को कहा जाता है। तो हाइड्रोकार्बन हो या उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाए, तो हाइड्रोकार्बन या उनके डेरिवेटिव्स क्या है बताओ? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो अब हमारे पास बेसिक डेफिनेशन क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन वाले कंपाउंड्स हैं, खुसूसी तौर से हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव। लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट अभी भी बाकी है और वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या है वो ट्विस्ट। छोटा सा बेटा ये है कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन लाजमन पाया जाता है पर वो कंपाउंड्स ऑर्गेनिक नहीं है। कितनी मुसीबत पड़ रही है हमें इस डेफिनेशन में। कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है। मिसाल उसकी मैं आपको दे देता हूँ, कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स की पूरी फैमिली, क्या चीज मैंने बोला? कार्बोनेट्स। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो या देखने में मुश्किल हो रही हो तो जूम करके आप देख सकते हैं YouTube की वीडियो को, ठीक है? तो भी क्लियर आपको दिख जाएगा। तो कार्बोनेट्स हो गया या बाइकार्बोनेट्स हो गया, बाइकार्बोनेट्स, या कार्बाइड्स हो गए, कार्बाइड्स, या फिर यहां लिख देता हूं साइनाइड्स हो गए, ठीक है? ये कुछ ऐसी चीजें, या दो और लिख दूं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब बेटा ये देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, साइनाइड्स, कार्बाइड्स, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, इन सब के अंदर कार्बन पाया जा रहा है। हाँ, एक सवाल आप मुझसे कर सकते हैं, अच्छा पहले तो बात है कि सब में कार्बन पाया जा रहा है लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं है। तो आप फिर डेफिनेशन ये दोगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि कार्बन वाले होते हैं, हाइड्रोकार्बन से उनके डेरिवेटिव्स होते हैं। इन लोगों को छोड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, साइनाइड्स, कार्बाइड, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट्स, इनको छोड़कर। अच्छा, ये जो कार्बोनेट्स लिखा हुआ है ना, इस पे पावर भी लगी हुई है, वैलेंसी लगी हुई है, -2 वैलेंसी के बारे में बाद में पढ़ेंगे। ये पूरी फैमिली है बेटा। कार्बोनेट कोई एक थोड़ी है, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पूरी फैमिली है। तो मैंने बस कार्बोनेट्स लिख दिया। इसी तरह बाइकार्बोनेट की पूरी फैमिली है, कार्बाइड की पूरी फैमिली है, साइनाइड की पूरी फैमिली है। बहरहाल इनको आपने नहीं लिफ्ट करानी, ये ऑर्गेनिक नहीं है, हालांकि इनमें कार्बन पाया जा रहा है। तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब आपको पता चल गया तो भाई इनकी स्टडी जब करने लगोगे तो ऑब्वियसली फिर तुम कौन सी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे होगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होगे। क्लियर हो गई ये बात आपको? और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी
यहाँ पर बहुत सी ऐसी ब्रांचेस लिखी हुई हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ जाकर जुड़ता है। मिसाल के तौर से बायोकेमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जाकर जुड़ती है, मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जाकर जुड़ती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी फील्ड है। क्लियर हो गई ये बात। अब आ जाओ इनऑर्गेनिक पे। ऑब्वियसली अगर ऑर्गेनिक के मायने लाइफ थे तो इनऑर्गेनिक के मायने होंगे नॉन लिविंग, है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स के अलावा जो कंपाउंड बच गए उनके साथ डील करती है। कितना आसान हो गया। तमाम वो कंपाउंड जो आप ऑर्गेनिक में पढ़ रहे थे उनको छोड़ दें, फिर बाकी सारे कंपाउंड जो बच गए वो इनऑर्गेनिक में चले जाएंगे। इट्स सो सिंपल। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी एक बहुत बड़ी फील्ड है क्योंकि हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी इसमें जो ब्रांचेस लिखी गई है वो इनऑर्गेनिक में जाकर अटैच हो जाती हैं। मिसाल के तौर से इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक से ताल्लुक रखती है बहुत ज़्यादा। तो ये तीन हमारे पास ब्रांचेस हो गई क्लियर। फर्दर आगे मूव करते हैं तेजी से थोड़ा सा। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के ऊपर आ जाते हैं। देखो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी अपने नाम में जाहिर है कि इसका ताल्लुक किससे होगा। हमारे इन्वायरमेंट में बेटा बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं। मिसाल के तौर से हमारे इन्वायरमेंट के अंदर सीमेंट की फैक्ट्रीज हैं, हम जो क्या कर रही हैं, धुआं इमिट कर रही हैं। हमारे इन्वायरमेंट के अंदर हमारी गाड़ियां हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इमिट कर रही हैं। तो भाई जो हमारे इस इन्वायरमेंट में क्या और बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि इंसानों ने नहीं करवाए बल्कि कुदरती तौर से हो रहे हैं। तो तमाम वो केमिकल प्रोसेसेस जो हमारे इन्वायरमेंट में हो रहे हों और जिनका हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट आता हो, ऑब्वियसली ज़्यादातर इफेक्ट जो होता है वो कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होता केमिकल्स का। नेचुरल वर्ल्ड अल्लाह ने जो बनाई है इंसान ने उसको बहुत ज़्यादा क्या किया है, ख़राब किया है। लेकिन बहरहाल तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में जितने भी केमिकल प्रोसेसेस आपके इन्वायरमेंट में हो रहे हैं आप उन तमाम प्रोसेसेस के साथ क्या करते हो, डील करते हो, उन तमाम प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हो। समझ रहे हो ना बात को। इसका मतलब ये हुआ कि हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पॉल्यूशन के बारे में भी पढ़ते होंगे। हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते होंगे कि क्या नाम है जो डिफरेंट हमारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं वो हमारे क्या नाम है पॉल्यूशन में कितना इजाफा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने डील करनी है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। नेक्स्ट पढ़ो क्या है, ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की बहन है। पता है क्यों? जब तुमने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर ये आइडेंटिफाई कर लिया कि यार ये केमिकल प्रोसेसेस हैं जिनका मेरे इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है, तो फिर तुम्हें बेटा क्या करना चाहिए, ग्रीन केमिस्ट्री के पास जाना चाहिए। ग्रीन केमिस्ट्री ये बोलती है कि मैं आपको वो केमिकल प्रोसेसेस बताऊंगी जिन केमिकल प्रोसेसेस का इन्वायरमेंट के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट मिनिमम होगा या तो होगा ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रीन केमिस्ट्री की अगर एक प्रोडक्ट की बात करी जाए तो सोलर पैनल ग्रीन केमिस्ट्री की एक प्रोडक्ट में शुमार किए जा सकते हैं क्योंकि सोलर पैनल्स जो बनाए गए हैं तो आपको पता है कि ये कोई भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते। अगर आप जनरेटर चलाकर उसमें पेट्रोल या गैस डालकर इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे होते तो क्या नुकसान होता? तो नुकसान ये होता कि एनवायरनमेंट पूरा पॉल्यूटेड हो जाता तुम्हारा, है ना। अब तुम यहाँ पर तो सनलाइट के जरिए से क्या कर रहे हो, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के जरिए से क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो। तुम्हारी सनलाइट आकर फोटोवोल्टाइक सेल्स पर गिरती है, ये जो आपकी सोलर प्लेटें होती हैं पीवी सेल्स होते हैं, फोटोवोल्टाइक सेल्स, फोटोवोल्टाइक सेल्स कहलाते हैं ये, ठीक है। तो इनके ऊपर लाइट आकर गिरती है और इन फोटोवोल्टाइक सेल्स से फिर आपके इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं और आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो इट्स सो सिंपल। यानी ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर हम उन तमाम केमिकल प्रोसेसेस की डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे जिनका हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता या बहुत कम होता है, ठीक है। एक और बहुत अच्छी एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रही है, मैं वो भी आपको दे देता हूँ। बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन बेहतर है, नॉलेज में जितना इजाफा हो उतना अच्छा है। गाड़ियों में कैटेलाइटिक कन्वर्टर्स लगे हुए होते हैं। क्या लगे हुए होते हैं? कैटेलाइटिक कन्वर्टर्स। कैटेलाइटिक कन्वर्टर्स। इन कैटेलाइटिक कन्वर्टर्स का पता है क्या काम होता है? इन कैटेलाइटिक कन्वर्टर्स का काम ये होता है कि गाड़ी का जो इंजन होता है ना वो कुछ बहुत खतरनाक किस्म की गैसेस भी प्रोड्यूस करता है। बहुत सारे मैं नाम ले सकता हूँ, अभी मैं सिर्फ एक ही नाम लूंगा, कार्बन मोनोऑक्साइड।
कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ही लीथल यानी जहरीली गैस है, बहुत ही टॉक्सिक है। साइलेंट किलर भी कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को। पता है क्यों कहते हैं साइलेंट किलर? क्योंकि आप उसको इनहेल करेंगे तो पहले तो आप नींद में चले जाएंगे, उसके बाद ज़्यादा इनहेल कर लेंगे तो अवधि नींद, इटर्नल स्लीप में चले जाएंगे, आपका इंतकाल हो जाएगा। पूरी बॉडी के नर्वस सिस्टम को मफलूज कर देती है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इमेजिन करो तुम्हारी गाड़ी कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकाल रही है, कितना खराब है ना ये तो फिर एनवायरनमेंट के लिए। तो ये जो कैटालाइटिक कन्वर्टर होता है, इसका काम गाड़ी में क्या होता है कि कैटालाइटिक कन्वर्टर को हम ये कहते हैं कि भाई बात सुनो, तुम कार्बन मोनोऑक्साइड को इनपुट लो और आउटपुट इसको कार्बन डाइऑक्साइड बनाकर निकालो। मैं ये नहीं कह रहा कि कार्बन डाइऑक्साइड कोई बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन ये ज़रूर है कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के मुकाबले में बोलिए कम लीथल है, कम खतरनाक है। वैसे वो टॉक्सिक गैस नहीं है, हाँ जाहिर सी बात है, आप बहुत ज़्यादा इनहेल कर लेंगे तो दम घुटने से मर जाएंगे, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह खतरनाक नहीं है। तो आपने कार्बन मोनोऑक्साइड जो बहुत खतरनाक थी उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कैटालाइटिक कन्वर्टर के थ्रू कन्वर्ट करवा लिया, तो ऑब्वियसली आपने एनवायरनमेंट के पोल्यूशन में कमी लाने के लिए एक चीज़ को इस्तेमाल किया, तो लाजमन आपने ग्रीन केमिस्ट्री की प्रोडक्ट यूज़ करी है, क्योंकि ग्रीन केमिस्ट्री बनाई इसीलिए गई है। नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं बेटा बायोकेमिस्ट्री के बारे में। अब बायो के बारे में आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो भी याद रखिए कि बायो वर्ड के मायने होते हैं लाइफ के। लाइफ, बायो वर्ड के मायने हैं लाइफ के। तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर उन तमाम केमिकल्स के बारे में क्यों ना पढ़ा जाए जो हमारी बॉडी से ताल्लुक़ रखते हैं, या उन तमाम केमिकल रिएक्शंस के बारे में क्यों ना पढ़ा जाए जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं। अब आप बोलेंगे हमारी बॉडी में भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। जनाब बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। उसकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ। हम खाना खाते हैं, हमारे खाने के अंदर लेट से हम लोग रोटी खा रहे हैं या आप चावल खा रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनके अंदर। कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि हमको व्हीट, राइस, पोटैटो इनसे मिल जाते हैं। और कार्ब्स बहुत ज़्यादा अगर खाओगे कार्बोहाइड्रेट तो मोटे भी हो जाओगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स से आपको ग्लूकोज मिल सकता है। तो अब जब आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स या वो ग्लूकोज जो आपको राइस, व्हीट या पोटैटो खाने से मिला था, ये ऑक्सीजन उस कार्बोहाइड्रेट के साथ रिएक्शन करती है, उसको जलाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर में कन्वर्ट करती है और एनर्जी पैदा करती है। ये एनर्जी तुम्हारी बॉडी अपने कामों के लिए यूज करती है। रेगुलेटरी प्रोसेस जो बॉडी में चल रहे हैं या आप मूवमेंट कर रहे हैं, तो सारी एनर्जी जो खाने से आपके पास आ रही है ये वाया केमिकल रिएक्शन आ रही है। और ये केमिकल रिएक्शन बायोकेमिस्ट्री के अंदर तुमको पढ़ना है। बायोकेमिस्ट्री के अंदर तमाम उन कंपाउंड्स के बारे में भी पढ़ा जाता है जो इंसान की बॉडी के अंदर मौजूद है। ये गोश्त है मेरा, ये गोश्त टोटल प्रोटीन है, ठीक है। प्रोटीन बने हुए होते हैं अमाइनो एसिड्स से। तो आप जब इनके बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे, अमाइनो एसिड्स कितने एसेंशियल होते हैं, कितने नॉन एसेंशियल होते हैं, अभी मैं वो सब डिटेल में नहीं जा रहा, बस इतना याद रखो कि अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं, प्रोटीन बनाते हैं और प्रोटीन मीट में पाया जाता है, गोश्त में पाया जाता है, सही है ना। इसी तरह चर्बी में फैट्स पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो कंपाउंड्स हैं, ये सारे कंपाउंड्स का ताल्लुक हमारी बॉडी के अंदर चलने वाले प्रोसेस से हुआ ना, तो ये सारे प्रोसेस आप लोग किसमें पढ़ोगे बेटा? बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे होगे। ऑब्वियसली बायोकेमिस्ट्री का ताल्लुक जाकर मेडिसिन और ड्रग्स के साथ भी होता है, ठीक है ना, लेकिन खाली मेडिसिन और ड्रग के साथ नहीं होता, ठीक है ना। थोड़ा सा ताल्लुक उसका जाके, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी बॉडी में जो बायोकेमिकल रिएक्शन चल रहे हैं उनमें एक रिएक्शन ये भी हो सकता है कि आपने कोई दवाई खाई, तो जब आप दवाई खाते हैं तो भी बॉडी के अंदर क्या होता है? बायोकेमिकल रिएक्शन ही तो होता है। नेक्स्ट आ जाओ, एनालिटिकल केमिस्ट्री। खुद ही अपने वर्ड से बता रही है। एनालिटिकल वर्ड एनालिसिस से निकला है, और एनालिसिस का मतलब होता है किसी चीज का तज्जिया करना, किसी चीज पर गौर व फिक्र करना, उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, उसको जांचना, उसको परखना। तो एनवायरनमेंट, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो भी उसके कंपोनेंट्स हैं, अब मैं एग्जांपल दे देता हूँ, उससे बात क्लियर हो जाएगी। मिसाल के तौर से चाय के बारे में आप बात करें, टी के बारे में बात करें। अब टी के बारे में अगर आप बात करेंगे तो टी के अंदर कंपोनेंट्स हैं या नहीं है? टी के अंदर दूध होता है, पत्ती होती है, शक्कर होती है, पानी होता है, ठीक है ना। अगर आप दूध पत्ती नहीं पी रहे तो पानी डालेंगे ऑब्वियसली। तो ये इसके क्या हैं? कंपोनेंट्स हैं। इन कंपोनेंट्स की 3 चीजों के बारे में एनालिटिकल केमिस्ट्री डिस्कस करती है, और वो 3 चीजें क्या हैं? यहां मैं लिख दे रहा हूं, काइंड, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। किस
तरीके की चीज है, उसकी क्वालिटी क्या है, खूबियां क्या हैं और उसकी क्वांटिटी क्या है। तो जब आप इन तीन चीजों के बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं, काइंड, क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में, तो आप करेंगे तो एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं। दोबारा से सुन लें, एनालिटिकल केमिस्ट्री का ताल्लुक किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी काइंड, क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ होता है। ठीक है, अब काइंड, क्वालिटी और क्वांटिटी को कैसे जांचा जाए, कैसे परखा जाए, उसके हमारे पास डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस अवेलेबल हैं। उनमें से कुछ प्रोसेस के मैं भी नाम ले रहा हूं। ऑब्वियसली ये प्रोसेसेस आप अभी नहीं बल्कि आगे चलकर पढ़ोगे, और उन प्रोसेसेस के अंदर आपके पास कुछ नाम तो बहुत ही ज्यादा काम के और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और वो क्या हैं? वो प्रोसेसेस हैं एग्जाम्पल के तौर से स्पेक्ट्रोस्कोपी, या आगे चल के पढ़ोगे तुम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसके अलावा क्रोमैटोग्राफी, और अगर हम बात करें डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, यानी चीजों को किस तरह से अलग किया जाए और अलग करने के बाद उनको उनकी काइंड, क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में पढ़ा जाए, तो आप करेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे। नाउ अब हम बात कर लेते हैं किसकी, बोलो, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई देखो, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री भी अपने नाम से जाहिर है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की वो ब्रांच होगी जिसका ताल्लुक किस बात के साथ होगा? इस बात के साथ होगा कि इंडस्ट्री में कौन से केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं। इंडस्ट्री में जो केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, सोचो क्या क्या हैं, इतने सारे हैं, इतने सारे सिंथेटिक प्रोडक्ट्स बनते हैं। सिंथेटिक प्रोडक्ट बेटा ऐसे प्रोडक्ट्स को कहा जाता है जो इंसान खुद बनाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, एक होता है नेचुरल प्रोडक्ट और एक होता है सिंथेटिक। नेचुरल प्रोडक्ट जो अल्लाह ताला की तरफ से बने हुए हैं, सिंथेटिक प्रोडक्ट वो है जो हमने खुद बनाए हैं। तो सिंथेटिक प्रोडक्ट में अगर बात करें तो गिलास, अल्लाह ताला ने गिलास इंसान के लिए नहीं उतारा था। सीमेंट हो गया, उसके मटेरियल उतारा है लेकिन बनाया इंसान ने, गिलास इंसान ने बनाया है ना, सीमेंट हो गया, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें आप इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे होते हैं। इसकी कितनी सारी आप बात कर सकते हैं कि भाई इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री इंडस्ट्रीज कितनी सारी हुई, ठीक है ना। तो डिटर्जेंट की इंडस्ट्री है अल्लाह के बंदों, ठीक है ना, सोप की इंडस्ट्री है, कितनी सारी इंडस्ट्रीज हैं, रबर इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती हैं। तो जो कुछ भी प्रोडक्ट सिंथेटिक इंसान बना रहा है वो सारा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है, ठीक है ना। अब आ जाइए इसके ऊपर, पहले मैं बात करूंगा नहीं इसकी, पहले मैं बात करूंगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री। देखो हम सब छोटी क्लासेस से बात पढ़ते हुए आ रहे हैं, और अगर आपको नहीं पता तो आप सुन लीजिए कि मैटर जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है। देखो अल्लाह ताला ने मैटर को एटम से बनाया है, ठीक है, किससे बनाया है? एटम्स। और एटम के बारे में तुम लोग जानते हो कि एटम के बीच में, अगर नहीं जानते तो भी आज पढ़ लो, न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है एटम के बीच में? न्यूक्लियस। और बाहर क्या होते हैं एटम के? ऑर्बिट्स। न्यूक्लियस में एटम के अंदर के दो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, प्रोटॉन और पढ़ो न्यूट्रॉन। और ऑर्बिट्स के अंदर एटम के अंदर का तीसरा मेजर पार्टिकल पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है बताओ? न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट्स के अंदर गोल 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 घूमे जा रहे हैं। अब ये जो न्यूक्लियस है ना बेटा एटम का, इसकी स्टडी जब करने लगोगे तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ रहे होगे, सिंपल सी बात है। और न्यूक्लियस की स्टडी में इंसान क्या स्टडी करता है? चलो तुम लोगों को थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात भी बता देते हैं। देखो दुनिया में न्यूक्लियस या एटम दो तरह के हैं। एक एटम की वो टाइप होती है जो स्टेबल नहीं है, जो पायदार नहीं है, कुछ दिनों के बाद वो टूट जाती है। और एक एटम की वो टाइप होती है जो कि पायदार है, जो हमेशा कायम रहती है। तो जो एटम की टाइप टूट जाती है, जो पायदार नहीं है ना, वो एटम्स के न्यूक्लियस असल में टूट रहे होते हैं। यानी न्यूक्लियस टूटता है, एटम भी टूट जाता है। यानी किसी भी एटम की जो स्टेबिलिटी है, उसकी जो पायदारी है, उसकी मजबूती है, उसका ताल्लुक उसके न्यूक्लियस के साथ होता है। सो अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में लड़ते रहेंगे, इनका रेशो फेवरेबल नहीं होगा,
तो ये न्यूक्लियस कायम नहीं रह सकता और फिर ये न्यूक्लियस टूट जाएगा। जब ये टूटेगा तो क्या होगा, तो एक फिनोमिना होगा जिसको कहा जाता है, जो आप आगे चल के बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे, उस फिनोमिना को कहा जाता है रेडियो एक्टिविटी। क्या कहा जाता है बोलो, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी वो ब्रांच है या वो फिनोमिना है जिसमें किसी भी एटम का न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होने की वजह से टूट जाता है और उसमें से नहीं नजर आने वाली रेज बाहर निकलती हैं, जिनके बारे में आप लोगों ने शायद छोटी क्लास में पढ़ा हो, अल्फा, बीटा और गैमा रेज बाहर आ जाती हैं। अब ये जो अल्फा, बीटा और गैमा रेज बाहर आती हैं बड़ी खतरनाक होती हैं। गैमा तो मौत है, गैमा से बचना पॉसिबल ही नहीं है। अल्फा और बीटा से इंसान की बॉडी मुतासिर तो होती है, उसके स्किन बर्न्स हो सकते हैं, इवन कि अगर लॉन्ग एक्सपोजर होगा तो आपको कैंसर भी हो सकता है। लेकिन गैमा आपकी बॉडी पर गिर गई तो 100% मौत है और आप अल्लाह से दुआ करें कि गैमा गिर जाए तो मर ही जाए इंसान। उसकी वजह है कि अगर नहीं मरेगा तो फिर बहुत सिसक कर मौत होगी, क्योंकि गैमा बॉडी को अंदर से जलाना शुरू कर देती है। एक एक करके इंसान के ऑर्गन्स फेल होने लग जाते हैं। किसी दिन आप उठेंगे, आपका हाथ पूरा काला हो चुका होगा, अब डॉक्टर बोलेगा हाथ काटना पड़ेगा, ये सड़ रहा है अंदर से, लेकिन वो मामला रुकेगा ही नहीं, तो वो चलता ही रहेगा। तो बहरहाल जब आप किसी भी एटम के न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना शुरू कर दो, और न्यूक्लियस के अंदर भी दो टाइप मैंने आपको बताई, नॉन रेडियो एक्टिव और रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव कौन सा वाला बताया मैंने, जो कि न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है और वो टूट जाता है। तो रेडियो एक्टिविटी के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ने हुए। एक बात याद रखिएगा, रेडियो एक्टिविटी वैसे खतरनाक चीज़ है, लेकिन रेडियो एक्टिविटी मेडिकल फील्ड के अंदर यूज भी होती है भाई। कैसे यूज होती है, ट्यूमर हो जाते हैं बॉडी के अंदर, तो उन ट्यूमर्स को किल करने के लिए गैमा नाइफ यूज भी होती है। और मेरे ख्याल है जिना हॉस्पिटल कराची के अंदर जो है वो गैमा नाइफ की फैसिलिटी मौजूद है। इसी फाउंडेशन ने, मेरा ख्याल है, मुझे जाते याद आ रहा है, परचेज करके किसको दिया था, जिना हॉस्पिटल वालों को दिया था। तो साइबर नाइफ या गैमा नाइफ कहते हैं उसको, उसके जरिए से जो है ना वो कैंसर के ट्यूमर सेल्स को मारा जाता है। तो ये नहीं कि रेडियो एक्टिविटी कोई बुरी ईजाद है। रेडियो एक्टिविटी पहली बात है कि डिस्कवर करी गई थी, और दूसरा है कि खतरनाक है, लेकिन कोई बात है आग खतरनाक है लेकिन काम में भी आ जाती है। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री जब तुम लोगों ने पढ़ ली तो आप पढ़ो क्वांटम केमिस्ट्री के बारे में। अब क्वांटम केमिस्ट्री क्या होती है, पहले तो तुम्हें क्वांटम का मतलब पता होना चाहिए। क्वांटम वर्ड के वैसे मानी तो होते हैं पैकेट के, किसके, पैकेट या बंडल, लेकिन यहाँ पर अभी मैं क्वांटम के मायने पैकेट या बंडल नहीं ले रहा। एक बात मैं आपको समझाता हूँ, जब हम फिजिक्स की अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला, उसकी वीडियो करीब आने वाली है, तो उसमें हम ब्रांचेस और फिजिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो उसमें ना एक ब्रांच है मैकेनिक्स की ब्रांच। मैकेनिक्स का ताल्लुक होता है मूवमेंट के साथ। किसके साथ होता है, मूवमेंट के साथ। देखो मूवमेंट मेरी अलग तरीके की होगी और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ऑर्बिट में अलग तरीके की होगी। आप बोलेंगे ऐसा क्यों है भाई, मैं इतना मैसिव ऑब्जेक्ट हूँ, इतनी मैसिव बॉडी हूँ, जबकि इलेक्ट्रॉन बेचारा एक माइन्यूट सा पार्टिकल है। ऐसा ही है ना, अब ये जो इलेक्ट्रॉन एक माइन्यूट पार्टिकल है ना बेटा, तो इसको कहते हैं हम क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम के मायने यहाँ पर है बहुत सब एटॉमिक लेवल की चीज, एटम से छोटा। तो एटम से छोटी चीजें क्या है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। तो जब आप इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के बारे में या ऐसे पार्टिकल्स की मूवमेंट के बारे में या ऐसे पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना शुरू कर दो जो पार्टिकल्स एटम से भी छोटे लेवल के ऊपर हैं, तो इनको, इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को क्या बोला जाएगा, क्वांटम केमिस्ट्री कहा जाएगा। यानी क्वांटम केमिस्ट्री में आप मॉलिक्यूलर लेवल पर, एटॉमिक लेवल पर या उससे भी छोटे लेवल पर उतरकर मॉलिक्यूल्स का, एटम्स का या सब एटॉमिक पार्टिकल्स का केमिकल बिहेवियर देख रहे होते हैं, उनकी मूवमेंट्स को देख रहे होते हैं। ऐसा करेंगे तो इनके साथ क्या होगा, वैसा करेंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। अब हम तो बड़े पार्टिकल, हम तो पार्टिकल भी नहीं है बल्कि हम बॉडीज हैं। फिजिक्स में और केमिस्ट्री में जब किसी को तुमने पार्टिकल कह दिया ना, इट मीन्स कि वो क्वांटम लेवल की चीज हो गई। तो क्वांटम केमिस्ट्री का ताल्लुक हमारी केमिस्ट्री के साथ नहीं है बल्कि बहुत ही छोटे पार्टिकल्स के साथ हैं, और वो छोटे पार्टिकल्स सब एटॉमिक लेवल के ऊपर हैं, एटम के लेवल पर है, मॉलिक्यूल्स के लेवल पर है। उनका उस छोटे तरीन लेवल पर, माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर उनका क्या बिहेवियर है वो क्वांटम केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, मेडिसिनल केमिस्ट्री। मैं इसमें ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगा, नाम से अपने जाहिर है फार्माकोलॉजी और केमिस्ट्री का मिलाप है बेसिकली।
तो हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स यानी मेडिसिन के थ्रू हम अपना इलाज करते हैं। तो हमारी बॉडी पर मेडिसिन आर ऑल्सो केमिकल्स, उनका क्या असर होता है, ठीक है ना, या इंडस्ट्रीज में या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर मेडिसिन किस तरह से बनती हैं या वो किस प्रोसेस से गुजरती हैं, उनकी टेस्टिंग किस तरह से करी जाती है, ये सारा कुछ आप इसके अंदर पढ़ते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के लेक्चर में हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब हम अपने चैप्टर नंबर 1 के अगले टॉपिक पर इंशाल्लाह ताला मूव करेंगे और इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके साथ फिर हम शेयर करते हैं उसको। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।